आज ही के दिन शहीद सुखदेव का जन्म हुआ था, जिनकी शहादत से भारत में एक नई क्रांति की लहर दौड़ पड़ी थी। सुखदेव का जन्म 15 मई 1907 को हुआ था। उनके पिताजी का नाम रामलाल और माताजी का नाम श्रीमती लल्ली देवी था। उनके भाई का नाम मथुरादास थापड़ था और भतीजे का नाम भरत भूषण थापड़ था। सुखदेव और भगत सिंह में प्राण दोस्ती थी और दोनों जीवन के अंतिम क्षणों तक एक साथ रहे थे। बचपन से ही सुखदेव ने ब्रिटिश राज के अत्याचारों को समझना शुरू कर दिया था, इसलिए उन्हें अपने देश में स्वतंत्रता की आवश्यकता बहुत पहले ही समझ आ गई थी। इसी कारण उन्हें आज एक क्रांतिकारी के तौर पर याद किया जाता है। सुखदेव हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। लाहौर में ही सुखदेव ने अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी, जिसका काम देश में युवाओं को स्वतंत्रता के महत्व को समझाना और इस दिशा में कार्य हेतु प्रेरित करना था। सुखदेव ने तब बहुत सी क्रांतिकारी क्रियाकलापों में भाग लिया था। सुखदेव को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हमेशा उस घटना के लिए याद किया जाता है और किया जाता रहेगा, जिसने देश में तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को ही बदलकर रख दिया था। वह था सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह की फांसी, जो कि उन्होंने सोच समझकर चुना था। और सच में सुखदेव की फांसी देश के लाखों युवाओं को देश हित के लिए जान देने हेतु प्रेरित किया। सुखदेव को फांसी लाहौर षड्यंत्र के कारण दी गई थी, जबकि भगत सिंह और राजगुरु पर अन्य मुकदमे चल रहे थे, लेकिन इनके लिए फांसी का समय एक ही निर्धारित किया गया था। इसलिए आज तक ये तीन नाम एक साथ लिए जाते हैं। 1927 में ब्रिटिश सरकार ने एक कमीशन का गठन किया, जिसका काम भारत में आकर यहाँ की राजनीतिक परिस्थितियों का विश्लेषण करना था। इसका नेतृत्व साइमन कर रहे थे, इसलिए इसे साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस कमेटी में कोई भी भारतीय नहीं था, इसलिए पूरे भारत में इसका विरोध हो रहा था। उन दिनों देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत दल दो हिस्सों में बंट चुके थे। उन्हें गरम दल और नरम दल कहा जाता था। गरम दल के नेता लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के विरोध में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। तभी जेम्स स्टोक ने वहां लाठीचार्ज शुरू कर दिया, जिसके कारण लाला जी को भी कई चोटें आईं, लेकिन उनका भाषण बंद नहीं हुआ। लाला जी ने कहा, मुझ पर लगने वाली एक एक लाठी अंग्रेज़ों के ताबूत में लगने वाले एक एक कील के समान होगी। और इसके साथ उस सभा में वंदे मातरम का जयघोष होता गया। लाला जी इस रैली में भयंकर चोटिल हो गए थे और उनकी स्थिति गंभीर हो गई थी। नवंबर 1928 तक देश ने एक महान स्वतंत्रता सेनानी को खो दिया। इस पूरी गतिविधि पर सुखदेव और उनके साथी नज़र रखे हुए थे। लाला जी के देहांत ने उन लोगों को बहुत आक्रोशित कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने स्कॉट के खिलाफ एक्शन और लाला जी की मृत्यु की जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया, और ये बात सुखदेव और उनके साथी पार्टी के अन्य सदस्यों को बुरी तरह से चुभ गई। इसलिए उस स्टॉक से बदला लेने के लिए सुखदेव ने भगत सिंह और राजगुरु के साथ मिलकर एक योजना बनाई। 18 दिसंबर 1928 को भगत सिंह और शिवराम राजगुरु ने स्कॉट की गोली मारकर हत्या करने का प्लान बनाया था, लेकिन ये प्लान उस तरीके से सफल नहीं हो सका जैसा सोचा गया था, और गोली गलतफहमी में जेपी सैंडर्स को लग गई। इसमें भगत सिंह का सहयोग सुखदेव और चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था। इस कारण इस घटना के बाद ब्रिटिश पुलिस सुखदेव, आज़ाद, भगत सिंह और राजगुरु के पीछे लग गई। सैंडर्स की हत्या के बाद लाहौर में पुलिस ने हत्या के आरोपियों की खोज शुरू कर दी। ऐसे में इन क्रांतिकारियों के लिए वहां रुककर अपनी पहचान छुपाए रखना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में पुलिस से बचकर भागने के लिए सुखदेव ने भगवती चरण वोरा की मदद मांगी, जिसमें भगवती चरण वोरा ने अपनी पत्नी, जिनका नाम दुर्गा था और जो क्रांतिकारियों में दुर्गा भाभी के नाम से विख्यात थी, और अपने बच्चे की जान जोखिम में डालकर उनकी मदद की। इस तरह से भगत सिंह वहां से बच निकले, और कालांतर में सुखदेव को इस पूरे प्रकरण के कारण ही लाहौर षड्यंत्र में सह आरोपी बनाया गया। क्रांतिकारियों की गतिविधियों को देखने के लिए और उन पर नियंत्रण करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने डिफेंस इंडिया एक्ट के तहत पुलिस के अधिकारों को बढ़ाने की योजना बनाई, जिसके कारण क्रांतिकारियों का जीवन मुश्किल होने लगा था। वास्तव में इस एक्ट का उद्देश्य क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल में डालना और यातना देना था। हालांकि इस एक्ट को तब उस अधिनियम के अंतर्गत रखा गया था जिसमें आमजन के हितों की रक्षा का ध्यान रखा जाता था। इससे अंग्रेज़ों ने आमजन में खुद के लिए सहानुभूति और सहयोग हासिल करने की कोशिश की, और जनता के मध्य क्रांतिकारी गतिविधियों को लेकर गलत संदेश जाने लगा।
इन सब के कारण क्रांतिकारियों की समस्याएं बढ़ने लगी थी। इसलिए इस एक्ट के जवाब में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने केंद्रीय विधानसभा में बम गिराने की योजना बनाई। वास्तव में ऑगुस्ते वेल्टेंट द्वारा फ्रेंच असेंबली में बम गिराने से भगत सिंह प्रेरित थे, इसलिए उन्होंने ये आइडिया दिया था। इस बम विस्फोट का उद्देश्य किसी को हानि पहुंचाना नहीं था, बल्कि ये एक योजना थी जिससे इस एक्ट का न केवल विरोध किया जा सके, बल्कि व्यापक स्तर पर पार्टी के उद्देश्यों को प्रचारित किया जा सके। इसलिए भगत सिंह और उनके साथियों ने इसके बाद पुलिस को आत्मसमर्पण करने का फैसला किया, जिससे कि पूरे देश को अंग्रेजों के इरादों का पता चल सके। पार्टी की पहली मीटिंग में यह निर्णय किया गया कि भगत सिंह को रशिया जाना चाहिए और बुटकेश्वर दत्त को ये काम करना चाहिए। सुखदेव को जब ये बात पता चली कि बम ब्लास्ट करने के बाद भगत सिंह को रशिया भेजने का सोचा जा रहा है, तो उन्होंने भगत सिंह को एक और मीटिंग बुलाने को कहा। दूसरी मीटिंग में यह तय किया गया कि बुटकेश्वर दत्त और भगत सिंह विधानसभा में बम फेंकेंगे। इस तरह 8 अप्रैल 1929 को दोपहर 12:30 बजे जब नई दिल्ली की विधानसभा में सर जॉर्ज चेस्टर पब्लिक सेफ्टी बिल में विशेष अधिकारों की घोषणा करने के लिए खड़े हुए, उसी वक्त भगत सिंह और दत्त ने असेंबली में बम फेंक दिए और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। इसके बाद गूंगों और बहरों को सुनने के लिए आवाज़ ऊंची होनी चाहिए कि पत्रक भी वहां में उछाले। हालांकि बम से किसी को चोट नहीं आई थी, इसका पुष्टिकरण खुद ब्रिटिश सरकार ने भी किया था। भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त ने इसके बाद पुलिस को आत्मसमर्पण कर दिया। अपराधियों के नाम घोषित होते ही पुलिस ने लाहौर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की बम फैक्ट्री पर छापे मारकर मुख्य क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया। हंसराज वोरा, गोपाल और फणींद्रनाथ घोष सरकार के समर्थक बन गए, जिस कारण सुखदेव, जतींद्रनाथ दास और शिवराम राजगुरु को मिलकर कुल 21 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया। इन क्रांतिकारियों के खिलाफ सेक्शन 307 इंडियन पेनल कोड और कोर्ट ऑफ एडीएम दिल्ली के अंदर विस्फोटक गतिविधियों के लिए सेक्शन 3 के अंतर्गत 7 मई 1929 को चालान पेश किया गया। 12 जून 1929 को कोर्ट द्वारा भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त पर जीवन भर कारावास का फैसला दिया गया। उसी समय इन पर लाहौर का भी केस चल रहा था, इसलिए उन्हें लाहौर भेजा गया। 10 जुलाई 1929 को लाहौर की जेल में लाहौर षड्यंत्र केस की सुनवाई शुरू हुई। स्पेशल मजिस्ट्रेट के कोर्ट ने 32 लोगों के खिलाफ चालान पेश किया गया और इनमें 9 लोग, जिनमें चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्हें फरार घोषित किया, भी शामिल थे। 7 समर्थक और बचे हुए 16 को अपराधी मानकर सुनवाई शुरू की गई। लाहौर जेल में चलने वाली सुनवाई आगे नहीं हो सकी, क्योंकि जेल में मिलने वाले खराब गुणवत्ता के खाने को और जेलर के अमानवीय व्यवहार के लिए कैदियों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। कैदियों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया और क्रांतिकारी खाने के लिए दिए गए बर्तनों को बजाकर मेरा रंग दे बसंती चोला गाना गुनगुनाते थे। इसका नेतृत्व भगत सिंह कर रहे थे और उनका साथ सुखदेव, राजगुरु, जतींद्रनाथ जैसे कई क्रांतिकारी दे रहे थे। यह भूख हड़ताल 13 जुलाई 1929 को आरंभ की गई और 63 दिन तक चली थी, जिसमें जितेंद्रनाथ दास शहीद हो गए और जनता में इसके कारण भयंकर आक्रोश फैल गया। इस पूरे घटनाक्रम में सुखदेव भी शामिल थे। जेल में उन्हें और अन्य कैदियों को जबरदस्ती खिलाने की कई कोशिशें की गईं और बहुत प्रताड़ित भी किया गया, लेकिन वो कभी अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं हुए। लाहौर षड्यंत्र केस के लिए निर्णय 7 अक्टूबर 1930 को सुनाया गया, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दी गई। किशोरी लाई रतन, शिव वर्मा, डॉक्टर गया प्रसाद, जयदेव कपूर, बेजोय कुमार सिन्हा, महावीर सिंह और कमलनाथ तिवारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। चंद्रशेखर आज़ाद फरवरी 1931 में अकेले अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हो गए। वहीं भगवती चरण वोरा मई 1930 को बम बनाने का अभ्यास करते हुए शहीद हुए। वोरा भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जेल से छुड़ाने के लिए कोशिश कर रहे थे। देश के सभी बड़े क्रांतिकारी तब भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की फांसी का विरोध कर रहे थे, जिनमें वीर विनायक दामोदर सावरकर भी शामिल थे। लेकिन गांधी जी इस पूरे मामले पर निष्पक्ष थे और वो तब भी देश की जनता और क्रांतिकारियों से शांति की अपील कर रहे थे। सुखदेव ने जेल से ही गांधी जी को एक पत्र भी लिखा था।
गांधी जी तब सरकार से राजनीतिक कैदियों को छोड़ने की मांग कर रहे थे, जो कि हिंसा के अभियुक्त ना हो। उन्होंने क्रांतिकारियों से भी अपनी गतिविधियां और अभियान बंद करने की अपील की। इसी संदर्भ में सुखदेव ने गांधी जी को पत्र लिखा था, जो कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत के बाद 23 अप्रैल 1931 को यंग इंडिया में छपा था। इस पत्र में सुखदेव ने साफ शब्दों में अपने विचार व्यक्त किए थे और गांधी जी को इस बात से अवगत कराया था कि उनका उद्देश्य केवल बड़ी बड़ी बातें करना ही नहीं है, बल्कि सच ये है कि देश हित के लिए क्रांतिकारी किसी भी हद तक जा सकते हैं और फांसी का घटनाक्रम भी इसी का उदाहरण है। ऐसे में गांधी जी यदि जेल में बंद कैदियों की पैरवी नहीं कर सकते तो उन्हें इन क्रांतिकारियों के खिलाफ नकारात्मक माहौल बनाने से भी बचना चाहिए। लाहौर षड्यंत्र के लिए सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को 24 मई 1931 को फांसी की सजा देनी तय की गई थी, लेकिन 17 मार्च 1931 को पंजाब के होम सेक्रेटरी ने इसे 23 मार्च 1931 कर दिया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को डर था कि जनता को यदि इनकी फांसी का समय पता चला तो एक और बड़ी क्रांति हो जाएगी, जिससे निपटना अंग्रेज़ों के लिए मुश्किल होगा। इस कारण सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को निर्धारित समय से एक दिन पूर्व ही फांसी दे दी गई और इनके शवों को केरोसिन डालकर सतलुज नदी तट पर जला दिया गया। इस बात की पूरी देश में निंदा हुई, क्योंकि उन तीनों को फांसी से पहले अंतिम बार अपने परिवार से भी नहीं मिलने दिया। ऐसे में देश में क्रांति और देशभक्ति का ज्वार उठना स्वाभाविक था। इस तरह सुखदेव थापड़ जब मात्र 24 वर्ष के थे, तब अपने ही आहुति के साथ देश को वो संदेश भी दिया जिसके लिए सदियों तक देश उनका आभारी रहेगा और इसी कारण 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है।